नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने के बाद पहली बार राहुल गांधी पहुंचे सदन। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में सांसदों ने लगाए भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे। बताएंगे आपको बजट सत्र के दौरान जबरदस्त घमासान की भी खबरें सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में मोदी सरकार के द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने अंदाज में दिया बड़ा बयान। क्या कुछ कहा उन्होंने, इसकी अपडेट भी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और क्या चीन की कंपनी को बचाने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री केयर्स फंड के पैसे की जानकारी नहीं दे रही है? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे आपको अडानी ग्रुप लगातार बुरी स्थिति में जा रहा है दोस्तों। ताजा बड़ी अपडेट इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ रवीश कुमार ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर कसा है तंज। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बीते दिन भारत जोड़ो यात्रा के समाप्ति के बाद बजट सत्र के लिए संसद पहुंचे दोस्तों। राहुल गांधी के संसद में पहुंचते ही कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने राहुल गांधी को संसद भवन के गेट पर ही जोरदार नारे के साथ स्वागत किया है। इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद भारत जोड़ो के नारे लगाए गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी मंगलवार को श्रीनगर से लौटे थे और उसके बाद अब संसद के कार्यक्रम में पहुंचे। बजट सत्र के दौरान तो इस तरीके से स्वागत किया गया है। बड़ी बात यह रही कि मोदी सरकार के मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी और इस दौरान भी लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा के नारे लग रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 150 दिनों तक लगातार यात्रा की थी और 4000 किलोमीटर की उनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी दोस्तों। जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, सांसदों में भी नया जोश देखने को मिला। और इसी के साथ में टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार के बजट को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ खास नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बजट आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया। इसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी विशेष उल्लेख नहीं किया गया। बजट को लेकर ऐसा लगता है कि हम दो हमारे दो की विशेष देखभाल के तहत ये बजट बनाया गया है। निर्मला सीतारमण की ओर से कई सारे ऐलान किए गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने इन्हीं सब पर बयान देते हुए कहा कि बजट में डीजल, पेट्रोल, आम आदमी, महिलाओं और किसानों के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई। मेरा मानना है कि बजट में अभी कुछ अध्ययन किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि अमृत काल के दौरान पर्याप्त जमानत राशि न होने और अन्य कारणों से जमानत का इंतजार कर रहे कैदी रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनकी फाइलें अभी भी अधूरी पड़ी हुई है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल है। तो कुल मिलाकर शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। आप लोग 10 में से कितने नंबर बजट को देंगे, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री केयर्स फंड के बारे में इसलिए डिटेल में जानकारी नहीं दे रही है। क्या चीनी कंपनियों के पैसे को छुपाने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री केयर्स फंड की राशि का डिटेल नहीं बता रही है? कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया है कि क्या यही कारण है कि मोदी सरकार ने अदालत में कहा है कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड भारत के संविधान के तहत संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी कानून के तहत नहीं आता है? दोस्तों, इस पर बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव बल्लभ की ओर से बजट को लेकर निशाना साधते हुए कहा गया कि 2004 के अंदर जब बजट पेश किया गया था तब देश के अंदर आर्थिक स्थिति लोगों की बताई गई थी और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 26,049 रुपए था। जबकि 10 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन चलाया और वित्त वर्ष 2014 तक देश की प्रति व्यक्ति आय 89,796 रुपए हो गई। जबकि 2014 से लेकर 2023 तक 1,97,000 देश का प्रति व्यक्ति आय हो गया है दोस्तों। गौरव बल्लभ ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 2004 से लेकर 14 तक यानी कांग्रेस पार्टी के शासन काल के दौरान 13% का इजाफा हुआ है प्रति व्यक्ति आय में, जबकि बीजेपी सरकार के दौरान मात्र 9% का इजाफा हुआ है। निर्मला सीतारमण जी को इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए दोस्तों। यानी भारत सरकार की ओर से केवल उन्हीं बातों की चर्चा की गई है जिससे सरकार की तारीफ की जाए, यानी ऐसे तथ्य पेश करने से बचा गया है जिसमें सरकार की आलोचना हो जाए। राहुल गांधी ने भी बजट पर अपना रिस्पांस देते हुए कहा कि अमृत काल नहीं बल्कि मित्र काल के दौरान बजट पेश हुआ है, जिसके अंदर नौकरियां बढ़ाने को लेकर या नौकरियां नई उत्पन्न करने को लेकर कोई विजन नहीं है। महंगाई को किस तरीके से रोकना है इसके लिए उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है और कोई विचार नहीं है। देश के अंदर 1% ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास भारत की 40% संपत्ति है, जबकि देश के 50% गरीब लोग हैं जिनके पास जीवन जीने के लिए बहुत कम संसाधन है। इसके बावजूद 64% जीएसटी उन्हीं से आता है। 42% देश के युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार है, जबकि प्रधानमंत्री इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। ये बजट मोदी सरकार के किसी रोड मैप को आगे नहीं दिखाता बल्कि भारत के भविष्य को लेकर भी एक बात स्पष्ट करता है कि बीजेपी सरकार के पास आगे जाने का कोई
रोड मैप ही नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यानी गौतम अडानी लगातार नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं दोस्तों। गौतम अडानी पहले तीसरे नंबर के दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हुआ करते थे, लेकिन लगातार चौथे दिन शेयर्स में गिरावट के बाद गौतम अडानी की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ताजा बड़ी अपडेट की माने तो गौतम अडानी 15वें स्थान पर आकर फिसल गए हैं, यानी इतने दिनों गौतम अडानी लगातार राज कर रहे थे और देश के सबसे अमीर आदमी और यहाँ तक कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बनकर अपना नाम दर्ज करवा रहे थे। लेकिन अचानक से हिंडनबर्ग की ओर से रिपोर्ट जारी किया गया दोस्तों, जिसके बाद पूरी तरीके से स्थिति पलट गई दोस्तों और अडानी ग्रुप सीधे अर्श से फर्श पर आ गया है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि बजट में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि देश भर के अंदर 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार के बजट में किए गए घोषणा पर लेखक अशोक कुमार पांडे की ओर से तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि 50 नए एयरपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार के अडानी को गिफ्ट कर देंगे। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ मोदी सरकार के चुनावी बजट में न बेरोजगारी का हल है, न महंगाई का कोई उपाय है। किसानों के साथ केवल छल किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट को लेकर अपना रिस्पॉन्स दिया है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, मनरेगा सबका बजट घाटा, महंगाई, रोजगार, आर्थिक असमानता, घटती आय, एक शब्द भी इन चीजों पर नहीं बोला गया। गरीब, SC, ST, बैकवर्ड क्लास व अल्पसंख्यक की चर्चा नहीं की गई। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके से तंज कसा गया है दोस्तों। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद ये बातें कही गई है। आप लोग क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। वहीं पर नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है दोस्तों। 2 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। आपको बता दें कि 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 फरवरी बताई गई है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले चुनावों के विपरीत उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त संख्या में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति की है। भले ही नामांकन दाखिल करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की गई हो, लेकिन कई सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। मेघालय में सत्तारूढ़ NPP पार्टी, कांग्रेस पार्टी और TMC ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि नागालैंड में अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है दोस्तों। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने मोदी सरकार के बजट को लेकर एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों। और इसे शेयर करते उन्होंने लिखा कि नया नाम अमृत पीढ़ी, यानी पहले जो युवा पीढ़ी के नाम से जानी जाती थी उनको अब अमृत पीढ़ी कहा गया है। काम नहीं मिला बल्कि नाम बदल दिया गया। युवाओं को मुबारक, अबीर खेलकर अमृत पीढ़ी होने का जश्न मनाए या फिर बेरोजगारी, परीक्षा में धांधली, कम सैलरी की नौकरियां का जहर पीने को मजबूर अमृत पीढ़ी को यह वीडियो देखना चाहिए। रवीश कुमार ने मोदी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वीडियो बनाई है दोस्तों। वहीं पर तेजस्वी यादव ने भी बिहार में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को 100% सांसद देने वाले बिहार को बीजेपी ने फिर से एक बार ठग लिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को इस आम बजट से कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कुछ मिला नहीं। बिहार को कुछ भी मिला नहीं, जैसा कि हर बार होता रहता है। भाजपा के लोगों ने शुरू से ही बिहारियों को ठगने का काम किया है। केवल यहाँ से बीजेपी के लोग जीत कर जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो बिहार के लिए ना कोई पॉलिसी बनाते हैं, ना कोई अतिरिक्त फायदा पहुंचाने की बातें करते हैं। साथ दोस्तों मनमोहन सिंह को यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जबकि नरेंद्र मोदी को BBC की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और इसी पर तंज कसते हुए डॉक्टर अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी को लेकर BBC डॉक्यूमेंट्री बनाती है। आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में किस तरीके के अंतर है, दोनों प्रधानमंत्रियों की अलग अलग किस तरीके की कहानी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो बजट पेश किया गया है उस बजट को तो मैं कुछ ही घंटे में बना दूंगी। ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा कि गरीब वंचित को लेकर इस बजट में कुछ भी नहीं था। इस बजट में केवल एक वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया गया। सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट पूरी तरीके से अवसरवादी और जन विरोधी है। इसके साथ ही TMC के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी संसद में पेश किए गए बजट को लेकर हम दो हमारे दो का बजट बताया है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मबसर अली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने खारिज की शिकायत, नामांकन नहीं रद्द किया जाएगा। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक मबसर अली के खिलाफ चुनाव आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया है। माकपा के मबसर अली को देशद्रोही बताते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही उन्हें आगामी चुनाव में अयोग्य ठहराने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। माकपा के राज्य के सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि मबसर अली न तो विधानसभा से इस्तीफा दिया है और न ही पार्टी से इस्तीफा दिया है। किसी भी परिस्थिति में उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार नहीं माना जा सकता, इसलिए वैधानिक कानूनी आवश्यकता के अभाव में बीजेपी के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों चुनाव आयोग ने इस बातों को कन्विंसिंग नहीं माना है। साथ आपको बता दें कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की हत्या को लेकर धामी सरकार यानी बीजेपी सरकार के मंत्री बोले, कहा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या जो की गई थी वह मात्र एक हत्या थी, कोई शहादत नहीं थी।
होगी। आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं पर बिहार के बोर्ड इंटर परीक्षा का गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रों को सता रहा है पेपर कैंसिल होने का डर। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रों को सता रहा है पेपर कैंसिल होने का डर, यानी एक बार फिर से पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे